मेरठ हत्याकांड पर सीएम योगी का एक्शन। जल्लाद को किया फोन, मुस्कान और साहिल को तुरंत फांसी देने के दिए निर्देश। सीएम योगी का कड़ा रुख, कहा अब नहीं चलेगा, रहम इंसाफ होगा तेज, फांसी की तारीख जल्द हो सकती है तय। मेरठ हत्याकांड से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जल्लाद को फोन कर सख्त आदेश दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार योगी जी ने गुस्से में कहा कि मुस्कान और साहिल को जल्द फांसी दी जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे खुद मुख्यमंत्री को बीच में आकर सख्त फैसला लेना पड़ा? क्या मुस्कान और साहिल की फांसी की तारीख तय हो चुकी है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपके दिल में भी सौरभ के लिए दर्द है, अगर आप भी चाहते हैं कि उसके परिवार को इंसाफ मिले, तो कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर सौरभ। आपका एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब सौरभ को न्याय दिलाने की इस लड़ाई को और ताकत दे सकता है। इस खुलासे ने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी है। कहानी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले नजर आ रही थी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं असली सच्चाई क्या है, और फिर सुनवाएंगे योगी जी का गुस्से से भरा बयान। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक शातिर साजिश जिसने एक मासूम पति सौरभ की जिंदगी छीन ली। लेकिन अब इंसाफ की घड़ी आ पहुंची है। अदालत मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जल्द ही फांसी की सजा सुना सकती है। इस हत्याकांड ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। हर कोई यही पूछ रहा था, क्या सौरभ को इंसाफ मिलेगा? और अब जब अदालत का फैसला सामने आया है, हर आंख नम है, लेकिन दिल में यह सुकून भी है कि कानून ने आखिर अपना काम कर दिखाया। कुछ ही वक्त पहले मेरठ से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई थी। मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्या को इतनी हैवानियत से अंजाम दिया गया कि सुनकर दिल दहल जाए। सिर्फ सौरभ की बेरहमी से हत्या ही नहीं, बल्कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को एक ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि कोई सुराग ही ना बचे। उन्होंने हर तरह से इस खौफनाक जुर्म को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच को ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। आखिरकार वो दिन आ गया जब अदालत इंसाफ का ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है। मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा। कोर्ट ने साफ कहा, यह अपराध रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है और ऐसे जघन्य जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, मौत। लेकिन मुस्कान और साहिल की फांसी की तारीख क्या तय होगी, ये जानने से पहले जरूरी है कि आप इस पूरी घटना को गहराई से समझें, क्योंकि जब तक आप इस दिल दहला देने वाली कहानी को विस्तार से नहीं जानेंगे, तब तक इस केस की गंभीरता को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह एहसास होगा कि प्यार और शादी हमेशा सिर्फ खुशी, साथ और रोमांस नहीं होते। कभी कभी ये वही रिश्ते आपकी जान के लिए खतरा भी बन सकते हैं। ये कहानी न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि रिश्तों में भावनाओं के साथ साथ समझदारी भी बेहद जरूरी है। प्यार अगर सही हाथों में न हो तो वो भरोसे की जगह मौत का कारण भी बन सकता है। सौरभ राजपूत एक होनहार और सपनों से भरा नौजवान उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला था। उसका परिवार एक साधारण लेकिन खुशहाल मिडिल क्लास फैमिली थी जो मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में रहती थी। सौरभ का सपना था मर्चेंट नेवी में जाकर दुनिया को एक्सप्लोर करे। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने दिल्ली के मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और मेहनत से पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीजन में पास आउट भी हुआ। दूसरी तरफ थी मुस्कान रस्तोगी, मेरठ के इंदौर नगर की रहने वाली एक लड़की जिसने मेरठ पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग और फिर मेरठ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में औसत थी, लेकिन उसे सोशल सर्कल में रहना, लग्जरी लाइफ जीना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बेहद पसंद था। उसकी दुनिया अलग थी, दिखावे और तड़क भड़क से भरी हुई। साल 2015 की बात है। एक शादी समारोह के दौरान सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात हुई। उस वक्त सौरभ अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था और मुस्कान भी कॉलेज कंप्लीट कर रही थी। दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से बातचीत की शुरुआत हुई। वो पहली मुलाकात छोटी जरूर थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिससे दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बन गया।
जल्द ही बातचीत व्हाट्सएप और स्नैपचैट तक पहुंच गई और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो सिर्फ मैसेज से दिलों तक जा पहुंचा। चैटिंग धीरे धीरे गहरी होती गई और एक इमोशनल बॉन्ड बनता चला गया। उसी साल कुछ महीनों बाद सौरभ का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। उसका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया। ये पल सौरभ के लिए सिर्फ एक जॉब नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। घर में खुशी का माहौल था, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। साल 2016 की शुरुआत में सौरभ को पहली बार अपनी मर्चेंट नेवी की ड्यूटी पर लंदन जाना पड़ा। अब दोनों के बीच की बातचीत फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स और इंस्टाग्राम डीएम तक सीमित हो गई थी। दूरी जरूर बढ़ गई थी, लेकिन उनके इमोशनल कनेक्शन में कोई कमी नहीं आई। जब भी सौरभ इंडिया लौटता, वो अपना पूरा वक्त मुस्कान के साथ बिताने की कोशिश करता। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते, कैफे में घंटों बैठकर बातें करते और अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते। प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा था, वो एक फैसला बन चुका था। 2016 के आखिर तक दोनों ने तय कर लिया कि वे शादी करेंगे। सौरभ का करियर सेट हो चुका था और मुस्कान को लगने लगा था कि यही वह लाइफस्टाइल है जो उसने हमेशा से सोचा था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब सौरभ ने अपने माता पिता को मुस्कान के बारे में बताया। परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि मुस्कान उनके बेटे के लिए सही लड़की नहीं है। मुस्कान की लाइफस्टाइल सौरभ से काफी अलग था। वहीं मुस्कान के पेरेंट्स को भी यह रिश्ता पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। उनके मुताबिक मर्चेंट नेवी जॉब रिस्की होती है और उनकी बेटी को एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो हमेशा उसके साथ रहे। कई महीनों तक रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हालात जस के तस बने रहे, न समझौता हुआ, न ही सहमति मिली। फैमिली सपोर्ट की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन सौरभ और मुस्कान ने ठान लिया था कि अगर उन्हें साथ रहना है तो किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया। 25 दिसंबर 2016 को बिना किसी सानो शौकत के दोनों ने हरिद्वार के एक मंदिर में चुपचाप शादी कर ली। इस रिश्ते को निभाने के लिए सौरभ ने वो सब कुछ छोड़ दिया जो उसके लिए मायने रखता था। अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी, जिसे पाने के लिए उसने सालों मेहनत की थी, और अपना परिवार, जो अब उसे अपना मानने को भी तैयार नहीं था। मुस्कान को अपनाने के लिए सौरभ को सब कुछ त्यागना पड़ा। शादी में बस कुछ करीबी कॉलेज फ्रेंड्स ही शामिल हुए थे। शादी के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए भी अपील की और करीब 2 महीने बाद कानूनी तौर पर भी पति पत्नी बन गए। लेकिन जैसे ही सौरभ के परिवार को इस शादी की खबर मिली, मानो भूचाल आ गया। सौरभ के माता पिता ने पहले ही साफ कह दिया था कि अगर उसने ये कदम उठाया तो उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और वही हुआ। सौरभ को सिर्फ घर से नहीं निकाला गया, बल्कि उसे फैमिली प्रॉपर्टी से भी पूरी तरह बेदखल कर दिया गया। दूसरी तरफ मुस्कान के घर में भी माहौल कोई अलग नहीं था। उसके माता पिता इस फैसले से बेहद नाराज थे और उन्होंने भी अपनी बेटी से दूरी बना ली। अब हालात ये थे कि दोनों के लिए अपने अपने घरों के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक किराए का घर लिया और सेटल हो गए। लेकिन यह किराए का मकान भी मुस्कान के घर वालों ने ही अरेंज करके दिया था, जो कि धीरे धीरे मुस्कान की फैमिली का गुस्सा कम हुआ और दोनों को मुस्कान के घर आने जाने की परमिशन मिल गई और सब कुछ स्टेबल होने लगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता, जो एक लव स्टोरी की तरह शुरू हुआ था, वह अब एक दिन हॉरर स्टोरी में बदल जाएगा। 2018 ये वो साल था जब उनके घर एक खुशी की किलकारी गूंजी, यानी मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम पीहू रखा गया। सौरभ अब पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट गया। मुस्कान की खातिर उसने मर्चेंट नेवी की अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और अब उसी की वजह से उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था और इसीलिए अब वह पैसे कमाने के लिए एक बार प्रतापपुर चला गया, जहां वह प्लाईवुड का काम करने लगा। सौरभ अब 2 सालों तक वहीं काम करता रहा। तब से मुस्कान की रूटीन पूरी तरह से बदल गई। वह पहले से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई थी। इसी बीच मुस्कान को उसकी कोई पुरानी दोस्त मिली, जिसने मुस्कान को स्कूल टाइम के जो दोस्त थे उसे ग्रुप में ऐड कर लिया और वहीं से कहानी मोड़ाने लगा। अब मुस्कान सोशल मीडिया में ज्यादा बिजी रहने लगी और जब भी सौरभ वीडियो कॉल करता
तो कई बार वह फोन नहीं उठाती या बहाने बनाकर जल्दी कॉल कट कर देती थी। सौरभ को इस बदलाव का कुछ अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उसने कभी ज्यादा शक भी नहीं किया और उसे लगता था कि मुस्कान अकेलापन की वजह से खुद बीजी रहने लगी है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलग थी, क्योंकि अब कहानी में एक नया किरदार का एंट्री हो चुका था, साहिल शुक्ला। साहिल और मुस्कान एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों ने मेरठ के एक पब्लिक स्कूल में 8वीं क्लास तक साथ पढ़ाई की थी। उस समय वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ फीकी पड़ती गई। समय और जिंदगी के उतार चढ़ावों में उनका संपर्क टूट गया था। पर अब जब मुस्कान उस पुराने स्कूल ग्रुप में जुड़ी तो साहिल पहले से ही वहां मौजूद था। एक दूसरे की प्रोफाइल फोटो देखकर उन्हें जैसे पुराने दिन याद आ गए। बस फिर क्या था, हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते बातें ग्रुप से निकलकर पर्सनल चैट तक पहुंच गईं। वो पुरानी दोस्ती फिर से ताजा होने लगी थी। पहले यह मैसेज तक ही सीमित था, लेकिन कुछ समय बाद वीडियो कॉल होने शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती चली गई। 2020 में महीनों की ऑनलाइन बातचीत के बाद दोनों पहली बार मिलने का प्लान बनाते हैं। पहली मुलाकात तब हुई जब मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। फिर उनकी यह मुलाकात मेरठ के एक कैफे तक शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने पुरानी यादों को ताजा किया। लेकिन यह अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं रह गई थी, इसमें अब इमोशंस और अट्रैक्शन भी जुड़ चुका था। इसके बाद मुस्कान और साहिल लगातार मिलने लगे। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ उनके बीच इतनी नजदीकियां बढ़ने लगीं कि अब मुस्कान उसे अपने घर बुलाने लगी थी और उनके बीच वो रिश्ता बनने लगा जो नहीं बनना चाहिए था। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार इस पर सौरभ की नजर पड़ गई, यानी उसे इसकी भनक लग गई। 2021 की शुरुआत में सौरभ ने एक अजीब सी लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस की और उसने बिना देर किए अपनी जॉब छोड़कर घर वापसी का फैसला किया। घर आने के बाद सौरभ ने देखा कि मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही। हल्के हल्के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। मुस्कान अब सौरभ के साथ कम समय बिताने लगी थी। उसका फोन हमेशा लॉक रहने लगा था। लेट नाइट तक जागना और घंटों तक किसी से चैटिंग करना, यह उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी। मुस्कान और साहिल की बातचीत जरूरत से ज्यादा क्लोज थी। इतना ही नहीं, मकान मालिक ने भी बताया कि उसने साहिल को मुस्कान के घर कई बार आते जाते देखा है। इन सब बातों से परेशान होकर सौरभ ने मुस्कान से बात करने की कोशिश की। इसी दौरान मुस्कान ने साफ साफ कह दिया कि वह अब सौरभ के साथ नहीं रहना चाहती। उसे सौरभ से तलाक चाहिए और वह अपनी जिंदगी साहिल के साथ बिताना चाहती है। हालांकि सौरभ ने तलाक देने से इनकार कर दिया और इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती चली गई। आखिरकार 2023 में सौरभ अपने एक दोस्त के साथ लंदन चला गया, जहां वह 2 सालों तक एक बेकरी में काम करता रहा। लेकिन साहिल की तरफ कहानी कुछ और ही दिशा में बढ़ रही थी, क्योंकि साल 2020 में उसकी मां का निधन हो गया। साहिल अपनी मां से बेहद जुड़ा हुआ था और उनके चले जाने के बाद वह पूरी तरह टूट गया। मां के निधन के कुछ समय बाद साहिल ने मुस्कान के घर के पास ही एक बिल्डिंग में एक रूम किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन अब तक वह मानसिक रूप से कमजोर हो चुका था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह इस हद तक टूट चुका था कि उसे लगने लगा था कि उसकी मां अब भी उससे बात करती है, जो कि गुजर चुकी थी। वह उसके फोन में संदेश भेजती थी, या यूं कहें कि साहिल खुद ही अपने फोन में मैसेज लिखता था और मानता था कि उसकी मां ने उसे मैसेज किया है। जब इस बात की भनक मुस्कान को लगी तो यहीं से पूरा गेम चेंज होने लगा। उसके मन में एक आइडिया आया जो कि एक तमिल फिल्म से इंस्पायर्ड था। मुस्कान ने साहिल की इस कमजोरी का बखूबी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। उसने अपने भाई के फोन नंबर से स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया। अब साहिल जब भी सोशल मीडिया यानी स्नैपचैट पर अपनी मां से बात करने की कोशिश करता तो उसे वहां से असली जवाब मिलने लगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे जवाब उसकी गुजर चुकी मां नहीं, बल्कि मुस्कान भेज रही थी। कुछ महीनों तक मुस्कान ने सिर्फ साहिल को भावनात्मक रूप से और भी ज्यादा कमजोर करने का काम किया। वह मां बनकर कुछ इस तरह के मैसेज भेजती थी, तू बहुत अकेला है बेटा, लेकिन भगवान ने तुम्हारे लिए किसी को भेजा है। मुस्कान तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, वह तुम्हारी सच्ची साथी है। अब साहिल को लगने लगा कि मां भी यही चाहती है कि वह मुस्कान के साथ रहे। इतना ही नहीं, मुस्कान ने मां के रूप में
उसे ऐसे भी मैसेज भेजे, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मुस्कान को हमेशा के लिए अपना बना लेना है। उसके लिए तुम्हें सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। अब साहिल को लगने लगा कि उसकी मां खुद उसे आदेश दे रही है कि सौरभ को रास्ते से हटाओ ताकि मुस्कान हमेशा के लिए उसकी हो सके। अब यह सिर्फ एक अफेयर नहीं रह गया था, बल्कि एक जुनून, एक अंधविश्वास और एक खतरनाक मानसिक खेल बन चुका था। उसके रूम के हालात खुद बयां कर रहे थे कि किस कदर साहिल अंधविश्वास में फंस चुका था। हालांकि इस दौरान सौरभ लंदन में ही था, लेकिन इधर साहिल एक नशेड़ी बन चुका था। उसकी संगत में आकर मुस्कान भी भारी मात्रा में नशा करने लगी थी। अब मुस्कान को यह भी लगने लगा था कि अगर साहिल उसके साथ नहीं रहेगा तो उसे नशा नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नवंबर 2024 में साहिल और मुस्कान पूरी प्लानिंग कर चुके थे। क्योंकि सौरभ का वीजा एक्सपायर होने वाला था, इसलिए वह भारत लौटने वाला था। लेकिन यहां पर उसके भारत लौटने की एक और बड़ी वजह थी। उसकी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू का छठा जन्मदिन आने वाला था। और फिर सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ लौटा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वह अपनों से मिलने आ रहा है, वही जगह उसके जीवन का आखिरी पड़ाव बनने वाली है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का जन्मदिन था। सौरभ उन्हीं मौकों पर अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन इस बार मुस्कान और साहिल पूरी प्लानिंग के साथ तैयार थे। मुस्कान सिर्फ तैयार नहीं थी, बल्कि गजब की चालाकी और साजिश के साथ सब कुछ सेट कर चुकी थी। मुस्कान ने सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी मानसिक परेशानी की बात छेड़ी, जो कि सिर्फ एक कहानी थी। उसने बताया कि उसे रातों में नींद नहीं आती, तनाव रहता है और वह बेचैनी सी महसूस करती है। वह अक्सर रातों को जागती रहती है। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिख दी, एंग्जाइटी और नींद से जुड़ी हुई दवाइयां। डॉक्टर की पर्ची लेकर मुस्कान अब सीधे घर लौटी और गूगल करना शुरू किया। उसने एक एक करके सभी दवाइयों के नाम सर्च किए और उन दवाइयों के असर को समझा। फिर उस पर्ची में से सिर्फ वही दवाइयां चुनी जो किसी इंसान को बेहोश कर सकती थीं या फिर गहरी नींद में डाल सकती थीं। इसके बाद उसने उन चुनिंदा दवाओं के नाम एक अलग से दूसरी पर्ची पर लिख लिए, ताकि मेडिकल स्टोर वालों को किसी भी तरह से कोई संदेह न हो। अब तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक प्लान के मुताबिक। 3 मार्च 2025 को सौरभ अपनी मां के घर गया था। वहां उसने अपनी मां से कहा कि उसका मन कोफ्ते खाने का कर रहा है, जो उसे हमेशा से पसंद थे। मां ने भी बिना देरी किए उसके लिए कोफ्ते बना दिए। सौरभ ने वह खाना वहीं नहीं खाया, बल्कि पैक करवाकर अपने साथ वापस ले आया, ताकि वह अपनी पत्नी मुस्कान के साथ मिलकर खा सके। मुस्कान और सौरभ ने पार्टी की, खूब जमकर डांस किया और इसी वजह से रात काफी हो गई थी, इसलिए कोफ्ता ठंडा पड़ गया था। सौरभ ने मुस्कान से कहा, जरा इसे गर्म कर दो। मुस्कान इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह चुपचाप कोफ्ते को किचन में ले गई और गर्म करने से पहले उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। उस पाउडर की न तो कोई गंध थी और न ही कोई स्वाद। खाना प्लेट में परोसकर उसने सौरभ के सामने रख दिया। सौरभ ने बिना किसी शक के चुपचाप खाना खा लिया। कुछ ही देर में दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। सौरभ की आंखें भारी होने लगीं और फिर वह पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सौरभ के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने सबसे पहले यह कंफर्म किया कि दवा ने कितना असर दिखाया है। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि सौरभ पूरी तरह से होश में नहीं है और दवा ने अपना काम कर दिया है, तो उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत साहिल शुक्ला को कॉल किया। जैसे ही साहिल घर पहुंचा, वह पूरी तरह तैयार था। वारदात के दौरान किसी भी तरह की आवाज न हो, इसीलिए उन्होंने घर में रखे दोनों कूलर को चालू कर दिया और फिर अपने काम में जुट गए। मुस्कान ने साहिल से कहा, चलो अब काम खत्म करते हैं। लेकिन साहिल, जो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुका था, उसने साफ कह दिया, मां ने कहा है कि यह काम हम दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन शुरुआत तुम्हें करनी होगी। इस सब के लिए उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। मुस्कान खुद बाजार जाकर 2 ऐसा धारदार चाकू खरीद कर लाई थी, जो आमतौर पर चिकन शॉप पर इस्तेमाल होता है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कान ने वह हथियार अपने हाथ में थाम लिया और फिर मुस्कान ने वह धारदार हथियार सौरभ के सीने में रखी और उसी वक्त साहिल ने ऊपर से मुक्के मारने शुरू कर दिए, जिससे सौरभ के सीने में चाकू अंदर तक घुस गया।
ये भयावह प्रक्रिया उन्होंने कई बार दोहराई। जब उन्हें लगा कि अब सौरभ की मौत हो चुकी है, तब दोनों ने उसे बाथरूम तक घसीटा। बाथरूम में जाकर उन्होंने उसके दोनों हाथों को धड़ से अलग किया और फिर मिलकर सौरभ के लगभग 15 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। हर टुकड़े को पॉली बैग में सावधानी से रखा गया और बेड के नीचे बने बॉक्स में छिपा दिया गया। वहीं शरीर के कुछ हिस्सों को अलग भी रखा गया था। इन सब के दौरान उनकी बेटी पीहू घर पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि मुस्कान ने कुछ दिन पहले ही उसे उसकी नानी के पास भेज दिया था। उसे पहले से अंदाजा था कि वह आगे क्या करने जा रही है और वह नहीं चाहती थी कि इस सब का कोई चश्मदीद गवाह मौजूद हो। खैर, वारदात के बाद साहिल बाजार गया और एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और बाकी की चीजें खरीद कर लाया। अब उन्होंने अच्छी तरह से सीमेंट का मसाला तैयार किया और शव के 15 टुकड़े को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट डालकर पैक कर दिया और इस तरीके से सौरभ के शव को उसमें फिट कर दिया कि किसी भी तरह की गंध बाहर ना आ सके। उस ड्रम को फिलहाल मुस्कान के फ्लैट के ही एक कमरे में छोड़ दिया गया और ऊपर से उसका ढक्कन कसकर बंद कर दिया गया। इसके बाद दोनों ने ऊपर फ्लैट की सफाई शुरू कर दी, जिसके लिए 10 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर उन्होंने पहले से मंगवा कर रखा हुआ था। लेकिन अभी यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 मार्च को मुस्कान और साहिल ने प्लान किया कि अब वे घूमने निकल जाएंगे ताकि किसी को कोई भी संदेह न हो। पीहू पहले से ही अपनी नानी के साथ थी, इसीलिए घर पर कोई और मौजूद नहीं था। दोनों ने सौरभ का फोन अपने पास रख लिया। फिर मुस्कान ने उसी मोबाइल से सौरभ के परिवार और उसकी बहन को मैसेज करना शुरू कर दिया कि मैं और मुस्कान घूमने जा रहे हैं, पहले शिमला, फिर मनाली और फिर कसोल। उसने सौरभ के भाई और बहनों को व्हाट्सएप पर बातों में उलझाए रखा ताकि ऐसा लगे कि सब कुछ सामान्य है। इस दौरान दोनों घूमते रहे, होटल में रुके, कैब में सफर किया और हर जगह ऐसे व्यवहार करते रहे जैसे एक कपल छुट्टियां मना रहा हो। सौरभ के मोबाइल फोन से उसकी बहन को हैप्पी होली तक विश की, जैसे कुछ हुआ ही न हो, सब कुछ एकदम सामान्य हो। इतना सब करने के बावजूद भी दोनों इतने बेशर्म थे कि उन्होंने साथ में होली भी खेली, एक दूसरे को रंग भी लगाया। 17 मार्च 2025 तक सौरभ का फोन लगातार चालू रहा। उसके परिवार वालों, खासकर उसकी बहन को जरा भी शक नहीं हुआ कि जिससे वे बात कर रही हैं वह सौरभ नहीं बल्कि मुस्कान है। लेकिन जब मुस्कान और साहिल हिमाचल के लिए निकले थे तो उस समय वे सौरभ का फोन, एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी चीजें भी साथ लेकर गए थे। शुरुआत में मुस्कान के पास लगभग 84,000 रुपये थे, जो धीरे धीरे खत्म हो गए। फिर मुस्कान को याद आया कि सौरभ के अकाउंट में करीब 6 लाख रुपये हैं, लेकिन वह पैसे कैसे निकाले जाएं, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से 18 मार्च 2025 की सुबह मुस्कान ने अपनी मां को कॉल किया और यह पूछने की कोशिश की, मां, ये बताओ कि सौरभ के अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसे कैसे निकाले जाते हैं। उसकी मां चौंक गई और बोली, तू ये बात मुझसे क्यों पूछ रही है, जबकि सौरभ तो तुम्हारे साथ ही है, तो उससे ही पूछ लेना। हालांकि यहां मुस्कान की मां को थोड़ा संदेह तो हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि शायद दोनों के बीच कोई आपसी झगड़ा हुआ होगा, इसी वजह से वह मुझसे पूछ रही है। फिर अगले दिन जब मुस्कान टूर से वापस लौटी तो वह सीधे अपने मायके गई। जैसे ही उसकी मां ने दरवाजा खोला, मुस्कान मां से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मां उसकी हालत देखकर कुछ समझ नहीं पाई। थोड़ी ही देर बाद मुस्कान ने बोलना शुरू किया, मां, सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। उसके भाई बहन और जीजा आए थे, उन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। यह सुनकर उसके माता पिता स्तब्ध रह गए, लेकिन बेटी की हालत देखकर चुपचाप उसका साथ दिया। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, थाने चलते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। रास्ते में पापा प्रमोद ने गाड़ी रोक दी और मुस्कान से पूछा, बेटा सच सच बता, असली बात क्या है। थोड़ी देर के लिए मुस्कान चुप रही और फिर उसने सिर झुकाकर सच कबूल किया। उसने कहा, हाँ पापा, मैंने और मेरे दोस्त साहिल शुक्ला ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। यह सुनकर माँ पापा हैरान रह गए। उनके तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी वही बेटी, जो एक मक्खी तक नहीं मार सकती थी, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। फिर भी बिना कोई सवाल जवाब किए वे उसे लेकर सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, जहां मुस्कान ने पूरी कहानी बयान कर दी। यानी उसके पिता ने ही खुद जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिर उस ड्रम को ऑटो में लाद कर थाने लाया गया
और वहां से उसे सरकारी मोर्चरी भेज दिया गया। समय रहते साहिल को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। इस कहानी से हमें एक अहम सबक मिलता है, जब रिश्ते जबरदस्ती निभाए जाते हैं या दिल से नहीं जुड़ते तो कभी कभी उनका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर यह कहानी किसी एक व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दे, किसी एक सौरभ को समय रहते बचा ले, तो हमारी ये कोशिश सफल मानी जाएगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और लोग पहले से सतर्क रहें। आपका एक शेयर किसी को जगाने का काम कर सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या डर फैलाना नहीं है, बल्कि आपको और आपके परिवार को जागरूक और सुरक्षित रखना है। यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटी सी जिम्मेदारी जो हम सब की है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपको ऐसी जरूरी जानकारियां देते रहें। धन्यवाद।